नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। कर्नाटक के शिवमोगा में सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर को लेकर खून खराबा हो गया। एसडीपीआई से जुड़े कुछ लोगों ने एक शख्स पर चाकुओं से वार कर दिया। परिवार का आरोप है कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो तिलक लगाए हुए था। पहले आप परिवार की आप बीती सुनिए, उनके पिता की सुनिए और फिर आगे की कहानी आपको समझाते हैं। दुकान बंद करके घर पे आ रहा था, तिलक लगाया हुआ था। तिलक लगाने के हिसाब से उसको टारगेट कर दिया। हिंदुओं को तिलक लगाया था इसलिए उसको टारगेट किया हिंदुओं के ऊपर। तिलक लगाया था इसलिए टारगेट किया गया। दरअसल कर्नाटक में टीपू सुल्तान कुछ पार्टियों के लिए तुष्टीकरण का आइटम बन गए हैं, तो वहीं हिंदूवादी टीपू पर हो रहे हर कार्यक्रम का विरोध करते हैं। शिवमोगा में भी यही हुआ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सावरकर का पोस्टर लगाने और टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। प्रशासन ने वहां तिरंगा लगाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं। पोस्टर विवाद के बाद बीजेपी के विधायक का बयान भी सामने आया। सुनिए बयान। तो जोधपुर की कहानी हो या अमरावती की कहानी हो या फिर अब कर्नाटक के शिवमोगा की एक ताजा कहानी हो, एक पैटर्न सा नजर आता है जहां पर दो गुट आमने सामने आते हैं अपने अपने विचारों को लेकर, अपने अपने पोस्टर्स को लेकर। और इस बार ताजा घटना शिवमोगा की है जहां एक तरफ वीर सावरकर का पोस्टर लगाया गया, उसे हटाने पर बवाल खड़ा हुआ। आपको बता दें कि इसी तरह की वारदात पहले जोधपुर में भी हो चुकी है, जहां सजावट को लेकर विवाद हुआ था। वहां भी एसडीपीआई का ही नाम सामने आया था। सावरकर हिंदू संगठनों के नायक हैं, सेक्युलर राजनीति के खलनायक हैं। इसके उलट टीपू सुल्तान सेक्युलर्स के नायक हैं, हिंदू संगठनों के खलनायक हैं। कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ है वो जोधपुर और अमरावती की वारदातों की याद दिलाता है। केवल सावरकर के पोस्टर की वजह से हिंदू युवक पर चाकू से वार कर दिया गया। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं, वो तमाम सवाल आपके सामने उठाते हैं। पहला सवाल ये कि सावरकर के पोस्टर पर टीपू सुल्तान का खंजर आखिर क्यों? जो टीपू सुल्तान को मानते हैं वो टीपू सुल्तान को माने, जो सावरकर को मानते हैं वो इसके पोस्टर लगा रहे हैं। तो इस बात से आपत्ति आखिर क्यों हो रही है, किसे हो रही है? सावरकर की जय होती है, माथे पर टीका लगाया जाता है, तो फिर फिर तन से जुदा की धमकी क्यों मिलती है? कौन एक दुकान बंद करके जाने के समय में एक आदमी को चाकू डाला है? हमारा सभी शिवमोगा लोगों को बहुत गुस्सा है। क्या कर रहा है ये लोग? ऐसा मुसलमान लोगों में कौन सीनियर्स है उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपका यूथ राष्ट्रद्रोही काम वो कौन कर रहा है, उनके ऊपर आप उनको क्या बोलना बोलो, नहीं तो ये हिंदू समाज है और पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको क्या हम सिखाना है, हम सीखेंगे। बार जो शिवमोगा में हमला हो देखेंगे। इसलिए मैं बोला ना, हिंदू समाज उठ गया तो ये राष्ट्रद्रोही एक्टिविटीज नहीं बचेगा। नरेंद्र मोदी ने सभी शांति से रहो, हिंदू मुस्लिम ऐसा कल बोला है, हम वो पालन तो कर रहा है, लेकिन कौन गुंडागिरी करता है उनके ऊपर क्या करना है हिंदू समाज और पुलिस डिपार्टमेंट करेगा। शिवमोगा में हुए इस ताजा बवाल पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय माहुरकर जी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ गई हैं। रागिनी जी, बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी जुड़े हुए हैं। साथ ही मोहम्मद फरहान एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। मैं शुरुआत अवनीजेश जी इसलिए आपसे करना चाह रही हूं, बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक, बतौर संघ के विचारों को समझने वाले अवनीजेश जी, मुझे यह बताएं कि अगर कोई वीर सावरकर की तस्वीर लगाना चाहता है या पोस्टर लगाना चाहता है, इस बात को लेकर इतनी आपत्ति क्यों हो रही है या किसे हो रही है कि बात मार काट तक पहुंच जाए? तो बात तो यह है कि मीनाक्षी जी, सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर यह सब कुछ होना चाहिए, जिन्होंने डाक टिकट निकाली थी वीर सावरकर पर। बड़ी साफ सी बात है, जिस आदमी को काला पानी की जेल में 7 दिन तक बेड़ियां यानी कि छड़ें लगा दी गई थी, वो व्यक्ति हिल भी नहीं सकता था और हाथों में बेड़ियां थीं और ये हथकड़ियां थीं।
कोल्हू के में बैल की जगह उसको पिरो करके उसको सरसों का तेल निकालना होता था। ऐसे व्यक्ति को जो लोग गद्दार कहते हैं उनके बारे में कोई शब्द है क्या? इतिहास हमेशा ऐसे लोगों को ऐसा साफ करता है और कर रहा है, लगातार साफ कर रहा है। लोगों को समझ में अभी नहीं आ रही है। बात बड़ी साफ सी है मीनाक्षी जी कि आप अपने निहित स्वार्थों और क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की वजह से अगर आप किसी ऐसे स्वातंत्र वीर सावरकर को, जिसने तैर करके इंग्लिश चैनल पार किया हो, जो अंग्रेज़ों के गज़ट में मोस्ट डेंजरस पर्सन लिखा गया हो, जिसके लिए उसके लिए आप जो करेंगे करें। अब मैं किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को कम नहीं करना चाहता, लेकिन नाभा जेल में असुविधाओं की वजह से किसने जेल परिवर्तित की थी, उनके पिताजी ने, ये भी सामने आएगा। गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं किसी को कम नहीं करना चाहता। जिसने भी स्वाधीनता आंदोलन में जरा सा भी योगदान दिया है, हमारे लिए वो पुण्य है, हमारे लिए वो नमन योग्य है, हमारे लिए वो श्रद्धेय है। और सावरकर की क्या गलती थी? जिसको माफी वीर आज कहा जाता है, वो तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट से आज माफी मांग ले झूठ बोलने पर। कई लोग माफी मांग चुके हैं और कई बार मांग चुके हैं। उसको माफी वीर कहने वाले खुद माफी मांग चुके हैं। ठीक है, मजे की बात तो ये है। इशारा कहाँ है मैं समझ रही हूं। रागिनी जी, एक व्यक्ति किसी के लिए हीरो, किसी के लिए आइडल, और अगले ही इंसान के लिए, किसी संगठन के लिए वो उतना ही बड़ा विलन, और इतना बड़ा विलन कि मार काट की नौबत। ये क्यों हो रहा है? मीनाक्षी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। और शुरुआत में ही मुझे ये कहना पड़ेगा कि भाजपा और संघ महफिल को फिर से सजाने लगे हैं। भूले बिसरे सांप्रदायिक गीत फिर गुनगुनाने लगे हैं, और ज्यों-ज्यों खिसकने लगी है कर्नाटक में सियासत की कुर्सी, वो हिंदू मुस्लिम को फिर से आपस में लड़ाने लगे हैं। मीनाक्षी, ये कोई नई बात तो नहीं है, आप भी जानती है, मैं समझती हूँ आपका हर दर्शक जानता है कि जैसे जैसे एक प्रदेश चुनाव के निकट पहुंचता है, वैसे वैसे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाने के लिए संघ और भाजपा मुस्तैदी से काम करने में लग जाते हैं। अब अगर आज कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर को नहीं लड़ाएंगे, तो बताना पड़ेगा ना कि कर्नाटक की सरकार को 40% कमीशन गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है। तो बताना पड़ेगा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में इतने बड़े बड़े घोटाले कैसे हो गए। तो बताना पड़ेगा कि सिटिंग डीजीपी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा फेक SC/ST के रैकेट में। ये भी बताना पड़ेगा कि स्टेडियम क्यों ढह रहे हैं, पुल क्यों टूट रहे हैं। ये बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री की बोली लग रही है 2,500 करोड़ रुपए की। ये भी बताना पड़ेगा कि ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार है और कानून व्यवस्था इतनी ठप है कि भारतीय जनता पार्टी के ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की निर्ममता से हत्या हो जाती है और वो सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। भाजपा के ही तमाम पदाधिकारी इस्तीफा देते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ धरना देते हैं। और बहुत पुरानी बात नहीं है, कल परसों की बात है, उसी कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने कहा कि यार गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग, वी आर जस्ट मैनेजिंग। यानी कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, हम बस काम चला रहे हैं अगले 7-8 महीनों तक। तो ये तो लाजमी है ना कि सांप्रदायिकता का जहर अगर बोएंगे नहीं तो असली मुद्दों पर चर्चा होगी। और आप आज जिस मुद्दे पर चर्चा करिए मीनाक्षी, आपको पता है कि मुख्यमंत्री ने, बोम्मई जी ने एक शब्द नहीं बोला है इस मसले पर। उन्होंने कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। तो कर्नाटक में किस तरीके की परिस्थिति है, किस तरीके का जंगल राज है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, बजाय इसके कि सावरकर और टीपू सुल्तान पर चर्चा हो रही है। पर टीपू सुल्तान के बारे में इस देश के राष्ट्रपति ने क्या कहा, मैं जरूर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ मीनाक्षी आपके दर्शकों के लिए। रामनाथ कोविंद जी ने कहा था, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद होने वाले योद्धा हैं। उन्होंने मैसूर रॉकेट के विकास में अहम योगदान दिया था और युद्ध के दौरान इनका बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। और वही जो आज सावरकर के ऊपर चर्चा हो रही है, सावरकर जी द्वारा खुद ही लिखी गई एक अंग्रेजों को जो माफीनामा था उसका एक अंश पढ़ देती हूँ। जो ताकतवर है वही दयालु हो सकता है, और एक होनहार पुत्र सरकार के दरवाजे के अलावा और कहा जा सकता है। आशा है हुजूर मेरी याचनाओं पर दयालुता से विचार करेंगे। आपका आज्ञाकारी सेवक VD सावरकर, सेल्यूलर जेल, अंडमान, नवंबर 14, 1913। तो अब खुद ही पता चल जाता है कि राष्ट्रद्रोही कौन है और राष्ट्र का सम्मान करने वाला कौन है। अवनीजेश जी सही बोल रहे हैं या इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सही बोल रहे थे, किसकी विश्वसनीयता ज्यादा है? ये रागिनी जी, आपके बयान के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो वो जो आपने कहा कि सांप्रदायिकता की जब तक लॉ नहीं जगाई जाएगी तब तक चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। मैं पहले इस बिंदु पर आ जाती हूँ। एस प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भाई, आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, जहां पर
खुद मुख्यमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर वहां पर इस तरीके के बीच सांप्रदायिकता के बोए जा रहे हैं तो इसमें सरकार की अपनी मिलीभगत है। नो, ये अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस प्रवक्ता ने जो हिंसा हुई उसका खंडन नहीं किया। दो आदमी आता है, एक आदमी वो he was closing his shop and he is stabbed। मगर ये कांग्रेस प्रवक्ता को ये भी वोटिंग पोलराइजेशन का मामला दिखा देता है। अरे हम कर्नाटक में आज दो आदमी को स्टैबिंग किया है, एक शिवमोगा में और एक भद्रावती में। जो लोग किया है उनको अरेस्ट किया है। कौन है लोग, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ। किसके लिए वो स्टैब किया? ये फ्लेक्स के लिए दो आदमी को आप स्टैब करते हैं। कैसा मानसिकता है? ये मानसिकता के ऊपर हम बात करना है, नहीं बात करना है ये टिप्पू सुल्तान क्या है, सावरकर क्या है, वो क्या किया। मगर ये आज क्या हो रहा है इसके बारे में हम बहस करना है। ऐसे मानसिकता क्यों आया है? वो उदयपुर में क्या हुआ हम सब मालूम है, हम देखा है। हम अमरावती में हुआ है, हम वो भी देखा है। ये विषय पर कड़ी निंदा एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं किया तो उनको और एनकरेज मिलेगा। ठीक है, सिद्धरामैया, इसका मैं जवाब रागिनी जी से और हमारे साथ फरहान जी भी जुड़े हुए, मैं उनसे दूं। उससे पहले जो रागिनी जी ने कहा उस बयान का मैं दूसरा हिस्सा उठाती हूँ। उदय माहुरकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने वीर सावरकर पर पुस्तक भी लिखी है। उदय जी, सवाल ये है कि एक व्यक्ति किसी के लिए स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन उसी व्यक्ति के लिए आज रागिनी जी ये स्टैंड ले रही हैं कि उन्होंने माफीनामे लिख कर अपने आप को अंग्रेजों की सरकार के आगे नतमस्तक कर दिया, एक तरीके से घुटनों पर ले आए। क्या इतिहास में वीर सावरकर के साथ गलतियां हुई हैं ऐसा है या फिर वीर सावरकर को सही जगह नहीं दी गई इतिहास में? देखिए, ऐसा है मीनाक्षी जी कि पंडित नेहरू ने 1963 की जो गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, रिपब्लिक डे परेड, उसमें आरएसएस को इनवाइट किया था भाग लेने के लिए, क्योंकि 62 के इंडो चाइना वॉर में आरएसएस ने हमारे जवानों की नेफा बॉर्डर में जबरदस्त मदद की थी। वैसे ही इंदिरा गांधी ने सावरकर की सराहना की है, लिख के की है लेटर पे। तो अचानक आज से 20 साल पहले क्या हो गया, करीबन 2003 के आसपास, कि कांग्रेस को आवश्यकता पड़ी सावरकर को बदनाम करने की। सावरकर जो हैं वो भारत की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक हैं। तो जो लोग विभाजित राजनीति पे जिनका पोषण है, जो विभाजित भारत पे जिनका पोषण है, उनके लिए अनिवार्य है कि सावरकर को अटैक करें। रहा सवाल माफीनामे का, आप देखें, अगर शिवाजी की हिस्ट्री कोई ने पढ़ी है, छत्रपति शिवाजी की, तो शिवाजी ने अपने 36 साल के कार्यकाल के अंदर 5 माफीनामे लिखे थे औरंगजेब को। हर एक माफीनामे के पीछे एक चाणक्य नीति थी। ये 5 माफीनामों से तीन माफीनामों के बाद मुगल और मराठों की संधि हुई, और तीन बार संधि शिवाजी ने ही तोड़ी। और जब सावरकर ये जब माफी पत्र लिख रहे थे, उस टाइम पे वहां पे जो दूसरे जो उनके जैसे कैदी थे, जिनको अंडमान रखा, उनको ये कहते थे कि यहां सड़ के क्या करेंगे हमें शिवाजी की नीति अपना के बाहर आना है और फिर से ब्रिटिशरों के सामने लड़ाई शुरू करनी है। तो दूसरा, एक बहुत बड़े ब्रिटिश अधिकारी 1914 के अंदर उन्होंने एक लेटर लिखा, वहां पे उन्होंने कहा कि जिन कैदियों को 5 साल हो चुके अंदर रिगरस इम्प्रिजनमेंट में, उनको बाहर रहने की छूट दी जाए, दरिया किनारे, समुद्र किनारे। उस टाइम पे उन्होंने साथ में उसी लेटर में लिखते हैं कि सावरकर को छूट मत देना, और सावरकर के माफीनामों पे विश्वास मत रखना, क्योंकि अगर सावरकर को तुमने छूट दी तो सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त यूरोप में भी हैं, वो यूरोप से एक वाहन लेके आएंगे, वो सावरकर को यहाँ से भगा के ले जाएंगे। मैं रागिनी जी आपके पास आऊं, अपनी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उससे पहले मोहम्मद फरहान, मैं इस डिबेट में आपको इंक्लूड कर लूं। देखिए, ये कल तक लड़ाई इसलिए हो रही थी, अमृत महोत्सव है जी। हर एक व्यक्ति ने जिसने भारत के लिए योगदान दिया है, उसका हमें सही मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, सही मूल्यांकन की बात है, लेकिन यहाँ तो मूल्यांकन से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहले
नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर सर से जुदा की धमकी मिलती थी, आज कोई तिलक लगा ले रहा है तो उसके ऊपर वार किया जा रहा है, कोई वीर सावरकर की तस्वीर लगा दे रहा है, पोस्टर लगा दे रहा है तो उसके ऊपर वार किया जा रहा है। मोहम्मद फरहान, दूसरा टीपू देखिए ऐसा है मीनाक्षी जी, मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा, जिन्होंने इस देश में अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी और उसको अपना खून पिलाकर कुछ सभी क्रांतिकारी आज हमें आज़ादी दिलाए हैं, आज उस आज़ादी का मजाक बनाया जा रहा है। कभी सावरकर के नाम पर तो कभी गोडसे के नाम पर तो कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। उदय मोहरकर जी अभी सावरकर ये लेखक हैं और इन्होंने सावरकर पर पुस्तक लिखी है। इनसे पूछिए जेलर बैरी कौन थे वहां पर अंडमान निकोबार में। जेलर बैरी जो थे, तो क्योंकि सर बहुत अच्छा बता सकते हैं, इन्होंने किताब लिखी है, वहां जेलर बैरी थे और जेलर बैरी से सावरकर ने कहा कि मुझे आपकी सरकार में आस्था है और मैं आपकी सरकार पे आस्था रखता हूं, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने तो कहा है कि माफी पत्र उनके भाई, लेकिन मोहम्मद फरहान मुझे एक बात बताएं, एक मिनट उदय जी, मोहम्मद फरहान एक मिनट उदय जी, एक मिनट उदय जी, मेरी बात सुनिए मोहम्मद फरहान जी, मेरा सवाल तो बड़ा बेसिक सा है कि वीर सावरकर के साथ किसी का समर्थन हो चाहे ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति पर केवल इसलिए कातिलाना हमला कर दिया जाए कि उसने सावरकर का पोस्टर लगा दिया या फिर उसने तिलक लगा लिया, ये कहां तक जायज है? क्या इसका कंडेमनेशन नहीं होना चाहिए? सवाल ये है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये लाइन ऑर्डर की व्यवस्था है और कर्नाटक में किस तरीके से लाइन ऑर्डर है ये सबको पता है। अभी रागिनी नायक जी ने बहुत अच्छी सारी बातें गिनवा दी वहां कर्नाटक के बारे में कि कर्नाटक में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या भ्रष्टाचार है। अब इसके बाद तो कुछ और बचा नहीं है गिनवाने के लिए। बहुत अच्छी बातें कही है रागिनी जी ने। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज जो भारत में जिस तरीके से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, आरएसएस एक नया इतिहास लिख रही है वीर सावरकर के लिए, चाहे गोडसे के लिए या और भी जितने भी क्या नाम है, ये ओरिजिनल क्रांतिकारियों को का दमन किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है और ऐसे लोगों को लाकर क्या नाम है खड़ा किया जा रहा है, उनको महानायक बनाया जा रहा है जो गांधी की हत्या के षड्यंत्र में संलिप्त थे, जिनको क्या नाम है आयोग का गठन हुआ था। पूछिएगा इनसे, कपूर आयोग का गठन हुआ था और कपूर आयोग की जांच की एक्विट किया गया। तो सुनिए, कपूर आयोग की एक्विट किया गया। मोहम्मद फरहान जी, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दर्शकों के सामने ना पेश करें। उनके ऊपर आरोप लगा, जांच हुई, उन्हें क्विट किया गया। सुन लीजिए, कपूर आयोग की जो जांच थी वो क्या नाम है शक की सुई आखिरी तक सावरकर के इर्द गिर्द ही घूमती रही। मैडम इतिहास उठाकर पढ़िए और शक की सुई घूमती रही, लेकिन साबित कतई नहीं कर पाए। क्यों इंदिरा गांधी जी उनके नाम का डाक टिकट जारी करती? आप इस पर भी जवाब दीजिएगा और आप भी मंथन करिएगा। इतिहास को अगर आप टटोलने की बात कह रहे हैं तो जरा इस पर भी विवेचना कीजिएगा। मेरा सवाल यही था कि अगर कोई सावरकर को अपना आइडियल मानता है, उसे अगर क्रांतिकारी मानता है, तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? क्या उसके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया जाएगा? इतनी इंटॉलरेंस की जड़ कहां पर है? मेरा सवाल ये था। अवनीश जी छोटे से में जवाब दीजिएगा, फिर मैं रागिनी जी के पास जाऊंगा। मैं मीनाक्षी जी, मैं इसी बात का जवाब देता हूं। आपने सही कहा कि 1966 के पश्चात क्या श्रीमती इंदिरा गांधी जब डॉक टिकट जारी कर रही थी 70 के दशक में, तब उनको सावरकर जी के माफीनामे के बारे में नहीं मालूम था क्या? इतना कम मालूम था क्या उनको? वो सांप्रदायिक थी, मानिए ना, फिर वो सांप्रदायिक थी। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी बात है, 10 खंडों में सावरकर समग्र छपा है, सावरकर समग्र। उसमें वो 10 बार इस बात के लिए कहते हैं कि क्या कब तक मैं अपनी बेड़ियों में मैं बंधा रहूंगा और उसके कारण, इन बेड़ियों के कारण मैं भारत मां की बेड़ियों को तोड़ नहीं पाऊंगा। कब तक मैं यहां पर सड़ जाऊंगा? मेरा जीवन क्या इसीलिए है कि मैं यहां पर सड़ जाऊं और मैं भारत मां की, अपनी मां की रक्षा के लिए कुछ ना करूं? वो क्या कहते थे कि जब तक आप मुसलमान हैं तब तक मैं हिंदू हूं, अन्यथा मैं विश्व मानव हूं, इस विश्व का नागरिक हूं। इसको सांप्रदायिक कहते हैं। उन्होंने पहली बार दलितों के लिए मंदिर खोला, इसलिए आप चिढ़ते हैं। मुझे मालूम है क्यों चिढ़ते हैं। सावरकर को क्यों डिमीन किया जा रहा है? क्योंकि दलितों के लिए उन्होंने मंदिर खोला। ये सब दलित विरोधी हैं, ये सब। और जहां तक टीपू सुल्तान की बात है, मैं एक बार, राजस्थान में जो हुआ है उसका अंदाजा आपको होगा, एक बार नहीं लगातार जो घटनाएं हो रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं रागिनी जी से कि कर्नाटक का वो गांव आज तक दिवाली क्यों नहीं मनाता है
जरा इस पर तो बता दें, टीपू सुल्तान ने क्या किया था, इस पर तो बता दें। वो तो धर्मनिरपेक्षता थी ना, जब वो कहता था कि 1 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट किया है या मैंने मौत के घाट उतार दिया। रागिनी जी लिखा हुआ पत्र है उसके हाथ का। जी मीनाक्षी, बहुत सारे सवाल हैं, क्या मैं एक एक करके जवाब दे सकती हूँ? जी 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 हाँ जी। तो ऐसा है कि एक चिट्ठी भगत सिंह जी ने भी लिखी थी अंग्रेजों को, और उन्होंने लिखा था कि मुझे फांसी के तख्ते पर अगर चढ़ा रहे हैं तो मत चढ़ाइए, मुझे फायरिंग स्क्वाड के आगे डाल दीजिए। और सावरकर लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी सेवक, आपका हुक्म बजाऊंगा। 173 लोग, 173 वीर सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत हुई सेल्यूलर जेल में। 173। कई हजार ऐसे थे जिन्होंने दशकों तक अपने जीवन में संघर्ष करते हुए वहां पर जेल की सजा काटी, काले पानी की सजा काटी। केवल 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने माफीनामा दिया, सावरकर बंधु और एक बीरेन घोष। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इतने बड़े, मतलब आज कमाल ही हो गया कि शिवाजी महाराज के शौर्य और उनके साहस के साथ सावरकर की तुलना की जा रही है, तो अगर इतने ही बड़े चाणक्य थे, रणनीतिकार थे और इतने ही बड़ा कोई षड्यंत्र रच रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो मैं चुनौती देकर कहती हूँ आज अवनीजेश जी से और उदय जी से कि कांग्रेस पार्टी ने, महात्मा गांधी ने, देश के तमाम महानायकों ने असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, नमक सत्याग्रह किया। सावरकर ने और आरएसएस ने कौन सा एक ऐसा आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ जिससे कि अंग्रेजों ने नाको चने चबाए हो? मैं ये जानना चाहती हूँ। ठीक है रागिनी जी, ये भी जानना चाहती हूँ। एक मिनट मीनाक्षी, मुझे एक दो नहीं, आप सावरकर पे, चूंकि मुझे ये लग रहा है कि ये आज की डिबेट पूरी तरीके से वीर सावरकर के ऊपर ही चर्चा का केंद्र बिंदु नहीं है। मैं उस मूल विषय पर लौटना चाहती हूँ। दूंगी मैं 2 सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ, मुझसे बहुत सवाल पूछे गए। एक तो आंदोलन बताएं और दूसरा मुझे कृपा करके ये बताएं कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे तो आजीवन अंग्रेजों की पेंशन पर क्यों जिए? रत्नागिरी में अंग्रेजों के दिए हुए बंगले में क्यों रहे सावरकर? मैं आज जानना चाहती हूँ। जवाब मैं जानना चाहती हूँ कि 1911 में सेल्यूलर जेल में जाते ही 5 माफीनामे तो लिखे ही लिखे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बचने के लिए जो वहां अनशन चल रहा था उसका साथ नहीं दिया, भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालफत की। मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने 1940 में 2 नेशन थ्योरी दी। देखिए रागिनी जी, अवनीजेश जी और उदय जी, मैं आप तीनों से एक निवेदन करना चाह रही हूँ। मैं आप तीनों से एक निवेदन करना चाह रही हूँ। ठीक तो है, ऐसा वैमनस्य फैलाने वाला व्यक्ति, अंग्रेजों के आगे नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, भाई आपके लिए हो सकता है। श्रीमती गांधी ने डाक टिकट क्यों जारी किया? इस एक बात का जवाब दे दो। ऐसे गद्दार के लिए इंदिरा गांधी ने डाक टिकट क्यों जारी किया? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। ऐसे गद्दार व्यक्ति के लिए, ऐसे गद्दार व्यक्ति पर डाक टिकट जारी क्यों किया? इंदिरा गांधी का क्या स्वार्थ था? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, बाकी सारे सवाल कोई नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसे गद्दार व्यक्ति पर डाक टिकट क्यों जारी किया? एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। क्यों बैठे हुए? मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। उस पर भाजपा प्रवक्ता इंदिरा गांधी भी गद्दार थी, गद्दारों के साथ थी। इंदिरा गांधी भी गद्दार थी और गद्दारों के साथ थी। जवाब दो, इंदिरा गांधी ने डाक टिकट क्यों जारी किया? देशभक्त बने हैं, जवाब दो ना, 52 साल इस तक बात का जवाब दो। इंदिरा गांधी ने डाक टिकट क्यों जारी किया? भारत के संविधान जवाब को नहीं है ना, जवाब नहीं है, देश का जवाब नहीं बनाने की है, पैरवी जवाब करने नहीं वाले है, ढोंगी संघी जवाब आज नहीं देशभक्त बने है। हैं। और यही बात तो मैं बता दूं, महाराष्ट्र के कांग्रेसी नहीं बोलते इनकी भाषा। और हम तो महाराष्ट्र में बोल रहे रागी नायक जाकर के, सच्चाई को बाहर लाने की ठीक है रागिनी जी, अवनीजेश जी, मैं फिर आप लोगों को मुख्य मुद्दे पर लाना चाहती हूँ। रागिनी जी, मैं फिर से मुख्य मुद्दे पर लाना चाहती हूँ। अवनीजेश जी सवाल पूछते रहेंगे कि ऐसे व्यक्ति के लिए फिर इंदिरा जी ने क्यों डाक टिकट जारी कर दिया। मैं फिर इसमें कहती हूँ, मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहती। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि आज चाहे कोई वीर सावरकर की तस्वीर लगाना चाहे या टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना चाहे, एक पैटर्न के तहत क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान में देखिए कांग्रेस की सरकार है, आप जानती हैं किस तरीके की घटनाएं वहां पर घटी, जयपुर से लेकर अलग अलग इलाकों तक में, जालौर में, बिल्कुल सही बात है, जहां पर रैली निकाली जाती है, कोई धार्मिक जुलूस निकाला जाता है, कभी ईद का कोई समागम होता है, ऐसे में पत्थरबाजी की कभी घटनाएं होती हैं। ठीक है, कर्नाटक में आप ठीक है कह रहे हैं बोम्मई सरकार है, लेकिन वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो जहां पर आपकी सरकार है वहां भी हो रहा है, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी हो रहा है।
क्या इस पैटर्न में मीनाक्षी- खंजरधारियों को नहीं ढूंढा जा सकता? क्योंकि मैं कुछ आपका लोग बचाने आ जाते हैं जवाब उनको। देती हूँ। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर नफरत के बीज बोएंगे तो नफरत की ही फसल हाँ, काटनी कैसे पड़ेगी। होम जस्टिफाई कर मिनिस्ट्री दिया। की रिपोर्ट है जो कह रही है जस्टिफाई कि कर रहे हैं मोदी राज हत्यारों के को। 8 सालों में ये उदयपुर के हत्यारों को 3200 जस्टिफाई दंगे कर हुए रही है। 3200 उदयपुर दंगे के हुए। हत्यारों ये को मोदी कन्हैया जी लाल और संघ की विकृत मानसिकता के कन्हैया कारण लाल 3200 और दंगे उमेश देश में कोले हुए के हैं। हत्यारों को मैं ये जस्टिफाई कर रही नेहरू जी है। का आज कहना है कांग्रेस कि सार्वजनिक मतभेद रूप नहीं से होना चाहिए, इस मतभेद हत्याओं हो। को जस्टिफाई कर रही है। यार, ये एक क्या एक करके तरीका है? प्लीज प्लीज एक नहीं, एक ये करके। justification है। नहीं लेकिन लेकिन सुनिए राजनीति Justification है ये। ठीक ठीक अभी ये जी कह रही है एक मिनट। justification है। ऐसे ही हत्याएं होती रहेंगी। मर्यादा सीखिए अपनी ठीक उम्र है, के ठीक है, हिसाब से। कन्हैया लाल अभिषेक की तरह जी, इसी तरह हत्याएं होती अभिषेक रहेंगी। जी सवाल हमने आज पूछा है उसका कांग्रेस ने जवाब आने openly दीजिए। कह दिया कि ये हत्याएं बिल्कुल जायज हैं। बोल रहे हैं ठीक है, मीनाक्षी, ठीक, मुझे निर्भीक ठीक। बिल्कुल बोलने का मौका जस्टिफाई दीजिए। कर दिया उन्होंने ये कहा। अग्निजेश लगातार जी झूठ बोल जवाब रहे हैं, आने दें, सोचते हैं कि जवाब आने दें। चिल्ला-चिल्ला कर झूठ रागिनी जी बोलेंगे तो देखिए, उसे सच बना लेंगे। आप जहां पर आपकी सरकार है, सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिए इन्होंने रागिनी justify जी किया। एक मिनट। इन्होंने कहा कि हाँ इसी तरीके की हत्याएं होती रहेंगी। कोई नहीं मानने वाला है। ठीक है रागिनी जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, राजस्थान में मिलेगा, आपकी चुनाव में सरकार है। मिलेगा, जवाब मिलेगा चुनाव में। अग्निजेश जी प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट। राज में क्यों हुए इसका जवाब मिलेगा दीजिए। चुनाव में। और एक मुझे मिनट। बताइए, रागिनी जी मेरा हमेशा सवाल कहती सुने हूँ आप कि फिर किसी से। दूसरे की राजस्थान में लकीर को आपकी छोटा करके सरकार अपनी है, लकीर बड़ी वहां नहीं पर आप होती ये है। कहते हैं अगर कि हिंसा हो बीजेपी रही है, चुनाव तो जीतने के लिए कर रही हिंसा है। की निंदा करनी जरूरी है, पर हिंसा क्यों होती है उन्हीं प्रदेशों में जहां चुनाव होने वाला है, इसकी जड़ तक जाना भी चुनाव बहुत होने ज्यादा वाला, ठीक है जरूरी प्रकाश जी चुनाव होने वाला है, इसलिए राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए कर्नाटक में ऐसी घटनाओं के जरिए मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान उदयपुर में चुनाव होने वाला है क्या? कांग्रेस प्रवक्ता को शर्म होना चाहिए, उन खूनियों को अब जस्टिफाई कर रहा है। एक आदमी अभी आईसीयू में पड़ा है, कल उनको स्टैबिंग अरे होकर मिस्टर और प्रकाश, आज आपको हिंदी सुबह समझ में नहीं आती है और एक क्या? आदमी को स्टैब किया है। जस्टिफाई नहीं करा उनके है। बारे में मैं अफसोस कह रही नहीं हूँ है, कि उनका हिंसा की खंडन निंदा नहीं करेगा। करिए, पर हिंसा मगर के कारण उधर भी ढूंढिए। इलेक्शन अपनी के बारे सरकार में से बात पूछिए, करता है। मुंबई जी अरे से क्या पूछिए शर्म है आपको? कि क्यों बोल रही गुजरात है, क्यों राजस्थान चुप्पी साधी हुई है। राजस्थान में अभी जरा चुनाव है जाकर क्या? इसके कारण पता लगाइए। राजस्थान में और मैंने अरे सबसे बड़ी मैडम, बात दूसरों कही को कि भी बात कांग्रेस करने पार्टी को तो ये मौका कहती है दीजिए। रागिनी जी आपको प्रकाश जी अपनी बारी पर बोल रहे हैं, हमेशा आपके है। बीच में उन्होंने नहीं आपको बोला, नहीं होना इसलिए आप चाहिए। सुने प्लीज। जब प्रकाश। जब आप नहीं, बोल मेरे रहे बीच में थे, मैं बोले, बीच मैं में भी नहीं सबके बोला। बीच में आपको दूसरों के बात क्या को भी बोला? सुनना पड़ेगा। आप ये बताइए, मुंबई जी ने जवाब क्यों नहीं दिया है? राजस्थान में अभी चुनाव है क्या? राजस्थान में बताइए, अभी मुंबई चुनाव जी ने नहीं है, जवाब क्यों क्यों नहीं वो दिया? मर्डर हुआ है उसके बारे में बताइए। ये मानसिकता को खंडन कीजिए, मगर आपने उसका जस्टिफाई कर रहा है। इधर भी सिद्धरामैया और कांग्रेस अरे पार्टी मोदी के सरकार के अनेक राज में नेताओं 3200 ने दंगे हो गए, ये तक कि मैंने बताया तो जस्टिफाई करना हो वीर गया। सावर के आप अपने ऊपर तर्कों को घर छोड़ अटैक कर आए हैं करके क्या? ऐसे ना माहौल तथ्य पैदा आपके किया है। पास, ना तर्क है आपके पास। अरे जो मैडम, सवाल पूछे अरे उनका रागिनी जवाब जी नहीं है प्लीज आपके एक बार पास। सुन ले, आप प्रकाश जी सरकार अपनी बारी पर बोल रहे हैं, वो किसी के बीच नहीं बोले, उनको एक बार सुन ले। मैडम, this lady is shouting at प्रकाश जी the- प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू, प्रकाश जी प्लीज कंटिन्यू। कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? दिस लेडी डजंट अलाउ मी टू स्पीक एट ऑल। दिस इज नॉट अ डिग्निफाइड डिबेट। अरे आप मैडम, अपनी बात बोले। सिद्धरामैया, अरे If you're only फिर शुरू going कर to दिया। talk about stupid things, nobody has the रागिनी patience जी to देखिए, रागिनी जी आपके बीच में प्रकाश जी बिल्कुल नहीं बोले, उन्होंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात आने दे। प्रकाश जी वो ये कह रही हैं कि वो कंडेम कर रही हैं, वो ये कह रही है कि वो कंडेम कर रही हैं, लेकिन पीछे के कारणों को तलाशने की जरूरत है। मुंबई जी ने कंडेम क्यों नहीं किया, उनका तर्क ये है। कर्नाटक में सुबह सिद्धरामैया और अलग अलग कांग्रेस नेता वीर सावरकर के ऊपर कीचड़ उछाड़ने का काम कर रहा है, रोज कर रहा है। ट्वीट करते हैं, भाषण में उनका खंडन करता है। क्या ऐसे माहौल किया है इधर? वो बोलता है आज सुबह, क्यों आईना दिखा रहे हैं? आई विल टेल यू। आज सुबह सिद्धरामैया ने बताया जहां मुस्लिम का पॉपुलेशन ज्यादा है। मैडम, यू आंसर टू दिस। मुस्लिम का पॉपुलेशन जहां ज्यादा है, वहां क्यों सावरकर का फ्लेक्स लगा दिया? इस देश में मुस्लिम का एरिया, हिंदू का एरिया है क्या? आपका सेक्युलरिज्म ऐसे सीखता है क्या? अरे ये पोस्टर लीडर है अभी, जो पोस्टर लगा रहे हैं, जो उतार रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, आप उनको पकड़िए।
एसडीपीआई और अरे पीएफआई को आप बैन तो करिए। आपका सपोर्टर लगातार ये मांग हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने मांग की। आपने भाई, उनको तेजस्वी भड़का सूर्या दिया, ने आपसे ये मांग की आपका है। भड़काने खुद से वो सब कर्नाटक काम में हो रहा है। PFI सिद्धरामैया और उन लोगों के SDPI ऊपर को बैन हजारों करिए। केसेस आप वापस अपनी किया, बी टीम के रूप आपका में इलेक्शन की मुस्लिम अलायंस भी था उन कट्टरपंथी लोगों दलों के को साथ। उतारते हैं आज ताकि आप जो सांप्रदायिकरण उल्टा हो, कर रहे हैं, ताकि नहीं, आपको आप जो ताकि मुस्लिम ताकि कट्टरपंथी आपको दलों की कहीं ना बात कहीं करिए, चुनाव रागिनी जीतने जी में आप किसकी सहूलियत तरफ हो। इशारा कर रही आपका हैं? एक मिनट फॉर्मूला है। रागिनी जी, आप ये जो कह रही है मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों को प्रश्रय देते हैं बीजेपी, कट्टरपंथियों ये का कौन सा सपोर्ट मुस्लिम करता है कट्टरपंथी रागिनी जी। संगठन है ये जिसका आप शर्म है। जिक्र कर रही हैं? मीनाक्षी, एसडीपीआई और पीएफआई को बैन करने की कर्नाटक में लंबी मांग चल रही है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेताओं ने, तेजस्वी सूर्या ने भी ये मांग की अपनी ही सरकार से। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीएफआई को बैन करने के लिए अपनी ही सरकार से गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को लिखा। ये एसडीपीआई और पीएफआई बैन क्यों नहीं होती? मैं आज ये सवाल पूछती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ इनसे। और अगर नहीं होती है तो आज स्वीकार करना पड़ेगा कि ये ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी दलों को, असामाजिक तत्वों को समाज में खुद उतारते लेकिन हैं रागिनी जी, ताकि एसडीपीआई और इस तरीके का पीएफआई कोई विष कल समाज का में आया फैले, संगठन तो नहीं वो है। वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस हो, राज और में जब इस 40% तरह की कमीशन थी पर चल सांप्रदायिक रही ये घटनाएं सरकार होती जो है, थी। इसकी सारी नाकामियां रागिनी छुप जी, जाएं। क्या मेरी लेकिन आवाज ऐसा थोड़ी देरी होने में वाला आप तक नहीं। पहुंच रही है? मैं ये कह रही हूँ कि एसडीपीआई और पीएफआई कोई कल का आया संगठन तो है नहीं, इतने सालों से काम कर रहा है। और मेरा सवाल तो ये है कि जब कांग्रेस की भी सरकारें थी और हैं, और तब सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जब कांग्रेस की सरकार देश में थी, हमने उसका जवाब दिया मीनाक्षी। आज तो होम मिनिस्ट्री बैन कर सकती है ना, तो आप अमित शाह जी से ये सवाल पूछिए। मुझे लगता है बिल्कुल वाजिब सवाल है। ये प्रकाश जी ले जाए सवाल अमित शाह जी तक कि क्यों बैन नहीं हो रहा है। जब कर्नाटक 3200 दंगे मैंने आपको बताया, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। मोदी जी के 8 सालों में 3200 दंगे देश में हो चुके हैं। सुनिए रागिनी जी, सवाल प्रकाश जी उठा रहे हैं। प्रदेशों में है, अब बिहार को मिला के आप प्रकाश ढाई जी कर कह रहे हैं कि लीजिए। 400 से लेकिन ज्यादा 17 प्रदेशों में केसेस जिस पार्टी कांग्रेस की पार्टी की सरकार चल रही सरकार ने है, एसडीपीआई दंगे पीएफआई इतने से ज्यादा वापस बढ़ लिए। रहे हैं, तो उसी सरकार उसी एसडीपीआई पार्टी के निकलती होगी ना। रागिनी जी, इलेक्टोरल अलायंस था। प्रकाश जी ये सवाल उठा रहे हैं आपके सामने। जब कर्नाटक में आपकी सरकार थी, एसडीपीआई के ऊपर 400 से ज्यादा केसेस वो थे जिसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वापस लिए, उन पर जवाब मांग रहे हैं। मीनाक्षी, कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां पर नहीं है, जहां हम विपक्ष में हैं, क्या वहां की सरकार के लिए हम आज जिम्मेदार हैं? आप प्रकाश जी से पूछिए कि आज क्यों नहीं हो रहा है। इतिहास के पन्ने पलटने से आज के ज्वलंत सवाल शांत नहीं हो जाएंगे। ठीक है, कल आपने प्रश्न दिया, आज आप उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करें। मोहम्मद फरहान, क्या एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों को तुरंत बैन करने की आवश्यकता है? ये सच्चाई है। मोदी जी ने भी गोडसे का महिमा मंडन करने वाली प्रज्ञा ठाकुर के लिए कह दिया अगर था कि मैं मन से सरकार माफी करता, को और फिर उन्हें सांसद बना दिया। मोहम्मद फरहान बोल रहे हैं। बगल में छुरी वाली जो राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद फरहान बोल रहे हैं। संघ की बहुत पुरानी राजनीति है। ठीक ये है, वही लोग हैं। रागिनी जी हर चीज में घूम फिर करके रागिनी जी आपकी सुई संघ पर आ जाती है, लेकिन अभी यहाँ मुद्दा एसडीपीआई और पीएफआई का है। का इस्तेमाल करते हैं देश की मोहम्मद जनता को फरहान, बांटने के लिए। मोहम्मद फरहान, देश का सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग ही आरएसएस है। जी तोड़ो और राज करो की एसडीपीआई और पीएफआई के ऊपर क्या कानूनी चाबुक नहीं चलना चाहिए? अरे रागिनी जी, बाकी और मेहमानों को भी बोलने दें। आप हिंदू मुसलमान फरहान जी, को तोड़ो, हर तरीके के सौहार्द और समरसता को तोड़ो। यही रागिनी जी चुप हो जाए तब तो मैं बोलूं मीनाक्षी जी। अरे समय निकल रहा है, मैं इंतजार करती रह जाऊंगी, आपका जवाब रह जाएगा। बोले। देखिए ऐसा है जो आपने कहा एसडीपीआई और क्या नाम है, एक दल का और नाम लिया था कि उनको बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पीएफआई। मैं समझता हूं कि अगर सरकार को जरूरत ना हो तो बैन कर दे, और सरकार को अगर जरूरत महसूस है कि इनकी जरूरत के बिना सरकार नहीं चल सकती तो बिल्कुल साथ रखे रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सरकार के अधीन है ना कि इसको बैन करना किसको नहीं बैन करना है। ये तो मैं तय नहीं कर सकता हूँ, ना एमआईएम पार्टी तय कर सकती है, क्योंकि सरकार के हाथ में सारी तंत्र है और सरकार ये जांच करा रही है बहुत दिन से, क्या नाम है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से कि इनको बैन करना चाहिए कि नहीं बैन करना चाहिए। और उसके बाद भी सरकार मौन धारण किए हुए, जब कोई मुद्दा उठकर आता है तो फिर उसके बाद ये होता है कि यार इन लोगों को बैन कर दिया जाए, ज्यादा बेहतर होता है। तो ये केवल कहना से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, कोई इस तरीके की अराजकता में संलिप्त है, तो इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई केवल दिखावे की ना की जाए, कार्रवाई की जाए तो फिर सही ढंग से की जाए, ठीक, जनता को बेवकूफ बनाने वाली कार्रवाई ना की जाए। प्रकाश जी, किस बात का इंतजार कर रही है आपकी पार्टी? पहले पीएफआई एसडीपीआई का नाम सिमी था, सिमी बैन हो गया।
सिमी बैन होने के बाद वो नाम बदल दिया, एसडीपीआई पीएफआई का नाम दिया और वही काम वो शुरू कर दिया। अभी एसडीपीआई को पीएफआई को बैन किया तो वो दूसरा नाम रख देगा, वो मर्डर वायलेंस काम और करेगा। इस बैन करने से वो इसका हल नहीं हो जाएगा समस्या का। उन सोच का, उन मानसिकता को हम से लड़ना है, वो काम सभी समाज मिलकर करना है। मगर इधर वो इन लोगों को सपोर्ट करना, पीछे से सपोर्ट करता है कांग्रेस पार्टी, आगे बोलता है उनको बैन करो, ये नाटकबाजी बंद करना है। कौन सावरकर के ऊपर लोगों को नफरत फैलाना करना काम किया है। लेकिन प्रकाश जी शुरुआत तो करनी होगी ना। लेकिन एसडीपीआई पीएफआई को केवल ये सोच के कि विचारधारा को, ऐसी विचारधारा को खत्म करना है, आप ऐसे संगठनों को कैसे चलने दे सकते हैं जो बार बार इस तरह के कृत्य में लिप्त पाए जा रहे हैं, जिन पर शक की सुई जा रही है? बहुत सारे केसेस लगा दिया है, बहुत सारे लोग, उन लोगों का बिहाइंड द बार है। अभी वो झारखंड में बैन किया था, कोर्ट गया, वो उसका स्टे ऑर्डर मिल गया। तो ऐसे आज पास काम करने से काम नहीं चलेगा। एक बार ये सोच और मानसिकता के पर लड़ाई करना है, सब मिलकर करना है। अरे इधर हम लड़ते हैं टिप्पू, वीर सावरकर, मूल बात ये है जो प्रकाश जी कहना चाह रहे हैं कि जड़ में मट्ठा डालना होगा, और जब तक जड़ को नहीं खोखला करेंगे, यानी उस विचारधारा को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप एक के बाद एक दूसरे संगठन पर बैन लगाते जाएं, हासिल कुछ नहीं होगा। मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है, मैं पीएफआई पर, एसडीपीआई पर बैन के पक्ष में हूं, बिना किसी इफ एंड बट के, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो। अगर भाजपा की सरकार भी नहीं लगाती तो मेरी उससे शिकायत है कि क्यों नहीं लगाते। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि सिमी का जब बैन लगा तो पीएफआई बन गया, पीएफआई जब बैन होगा तो सीएफआई हो जाएगा, सीएफआई जब बैन होगा तो डीएफआई हो जाएगा, डीएफआई। अब इन अपराधियों का डाटाबेस तैयार हो रहा है, ये तमाम लोग अंदर जाएंगे। बीच में मत बोलिए रागिनी जी। रागिनी जी, अगर बोलना हो तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि आईना आपने श्रीमती इंदिरा गांधी को दिखा दिया ना। आज आपने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी को आईना दिखा दिया ना। सावरकर पर जो डाक टिकट जारी किया था वो आपने श्रीमती इंदिरा गांधी को आईना दिखा दिया। आज आपने बहुत अच्छा आईना दिखाया श्रीमती इंदिरा गांधी को कि उन्होंने सावरकर जी पर डाक टिकट जारी किया था, और इसलिए आपने उनको अपना आईना दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्रीमती इंदिरा गांधी को आईना दिखा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है कि यहाँ पर जब आदमी अपनी अंतिम लड़ाई लड़ता है ना, तो इसी स्तर पर उतर आता है कि वो हत्याओं को जस्टिफाई करने लगेगा। आज समूचा हिंदू समाज देख ले कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा है कि सर तन से जुदा जो है वो तो होना बड़ा जस्टिफाइड है, वो तो होना चाहिए, ये होगा ही नहीं। वो ये कह रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेशन है, और ये इस तरीके की घटनाएं आने वाले चुनावों में किसी एक दल को लाभ पहुंचाती है, और वो दल बताने की कोशिश हो रही है भाजपा है। बात बड़ी साफ सी है। आप एक बात बताइए कि राजस्थान में चुनाव नहीं है, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं था जहां हत्याएं हुई हैं, और ये बात करके कि उसको फायदा होता है। हाशिमपुरा में आपने मारा था, भागलपुर हुआ था, भिवंडी हुआ था, मेरठ, मलियाना, अलीगढ़ होता था, किसको फायदा होता था? आपने यहां लड़ा करके दंगे करा करके सत्ता पे काबिज रहे 67 साल तक। अरे क्या मतलब बीच में मत बोलिए, आज आपने इंदिरा गांधी को आईना दिखा दिया क्योंकि इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी किया था सावरकर जी पर। ठीक है, ये कुछ ताजा तस्वीरें शिवमोगा से आ रही हैं, ये ताजा तस्वीरें जो आ रही हैं वो आप देखें कि किसी भी सभ्य समाज के लिए ऐसी तस्वीरें कोई शोभा नहीं देती हैं, जहां पर हर थोड़ी देर में पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़े, जहां पर लोगों के दिलों में दहशत हो, जहां पर कोई एक समाज इस डर से तिलक ना लगाए या घर से बाहर ना निकले कि कहीं ऐसा ना हो उसके हिंदू होने पर उसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाए। ये तस्वीर कतई सुखद नहीं है, और इसलिए मोहम्मद फरहान, मैंने आपसे पूछा था कि ये सोच तो खत्म करने की जरूरत है। एसडीपीआई को आप खत्म कर सकते हैं, पीएफआई को खत्म कर सकते हैं, सिमी खत्म हो गया, लेकिन नाम बदलकर शायद यही विचारधारा एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी। इस विचारधारा को खत्म करने की जरूरत है। नहीं, विचारधारा को खत्म कौन करेगा? सब मिल के करेंगे कि केवल एमआईएम पार्टी या मोहम्मद फरहान खत्म कर सकते हैं?
भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी तब तक वो जहर क्या नाम है घोलती रहेगी पूरे देश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, तब से सांप्रदायिकता के मामले मतलब कि 1 नहीं 4 गुने हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का एक ही सूत्री कार्यक्रम है, केवल इस देश में नफरत फैलाना और नफरत के नाम पर अपनी सत्ता में काबिज रहना। अभी भारतीय जनता पार्टी लेकिन उमेश कोहली की क्या गलती थी? पीएफआई पर अभी बैन मोहम्मद लगाने फरहान, उमेश कोहली की क्या गलती थी? क्या गलती थी कन्हैया लाल की? अरे मैं बता, या शिवमोगा में जिसके ऊपर हमला कर दिया गया उसकी क्या गलती थी? सुन लीजिए, पूरे देश के मुसलमानों ने और तमाम बड़े बड़े लोगों ने, सब ने इसका खंडन किया कि जिस तरीके से ये हत्या हुई है, इसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इनके खिलाफ क्या नाम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लीगल एड भी तो आप ही देते हो, चैनल पर बैठकर इस मुद्दे कानूनी सहायता आप ही देते हो इनको, कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हो इन लोगों को आप। के ही चैनल पर बैठ के मीनाक्षी जी आप 1 मिनट चुप रहिए। आप अभी आप रागिनी जी को टोक रहे थे कि मुझे बोलने नहीं दे रही थी। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या नाम है टोक रहे हैं। ये सबके बीच में हाँ, इनका विशेषण तो मैं ये कह रहा हूँ, आप बताइए मीनाक्षी जी, आपके ही चैनल क्या जुगलबंदी है ना? ये ए और बी टीम किसकी कहते थे? किसकी टीम नजर आ रही है? आज एआईएमआईएम कांग्रेस की तारीफ कर रहा है रागिनी नायक की, और रागिनी नायक एआईएमएम की। कौन किसकी बी टीम है? देख लिया दर्शकों आपने, देख लिया दर्शकों आपने, ए और बी टीम किसकी है, कौन किसकी ए और बी टीम है, देख लिया ना? दोनों ने एक दूसरे की कैसी जुगलबंदी है, क्या जुगलबंदी है। बहुत बढ़िया, ठीक मोहम्मद बहुत फरहान, बढ़िया। मोहम्मद फरहान। हाँ, दर्शक ने ये भी देख लिया। हाँ, देखिए, दर्शक ने ये भी देख लिया है कि आप राजनीतिक विश्लेषक होने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकता क्या? देख लिया कि ये आपने कहाँ तय कर दिया कि मैं एक पार्टी का सदस्य होने के बाद, मैं एक विचारधारा का होने के बाद राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकता? ये आप तय करने वाले कौन होते हो? ये आप तय करने वाले कौन होते हो? मैं राजनीतिक विश्लेषक क्यों नहीं हो सकता? जब मनोहर सिंह गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो कांग्रेस मंत्रिमंडल में मंत्री हो सकते हैं। ठीक कुछ ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। एक बार फिर मैं इन्हीं तस्वीरों के साथ इस चर्चा को विराम देती हूँ। उदय माहुरकर जी, रागिनी नायक जी, प्रकाश जी, अग्निजेश अवस्थी जी और मोहम्मद फरहान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और शिवमोगा की एक और ये लाइव तस्वीर आप देख लें, जहां पर लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। धारा 144 लगाई गई है। जरा इन तस्वीरों को एक बार देखिए। ಮಾಂಬಾಡ ಇವೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಶೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂದು अन्नानगर खबर गुजरात से भी। गुजरात की सूरत में सड़क पर क्यों भिड़ गए केजरीवाल और एबीवीपी के युवा समर्थक, बताएंगे पूरी खबर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।